हे वेलकम बैक दोस्तों। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है संदीप। DSR सक्सेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप। जी हाँ दोस्तों, हम नागरिकता को समझने वाले हैं इस टॉपिक में और एक एक पॉइंट करके हम समझेंगे कि आखिर में नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप क्या है, भारत की नागरिकता कोई भी व्यक्ति कैसे ले सकता है, और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि अगर किसी व्यक्ति से नागरिकता छीनी जाती है तो उसका प्रोसेस क्या होता है, वह क्यों छीनी जाती है। और दोस्तों अब मैं आपको क्लियर कर दूं एक चीज़, अगर किसी भी राष्ट्र में कोई व्यक्ति निवास करता है तो वह वहाँ का नागरिक नहीं हो जाता, वह वहाँ की नागरिकता हासिल नहीं कर सकता। जैसे कि आपके पास में अगर आपका वोटर ID कार्ड है तो वह प्रमाणित करता है कि आप भारत के नागरिक है। पहचान पत्र सिर्फ आपको इसीलिए दिया जाता है। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और हम इसमें देखते हैं कि जो अनुच्छेद 6 है, अनुच्छेद 6 से लेकर 11 तक हमारे जो नागरिकता है उसके बारे में क्या क्या प्रावधान हमारे संविधान में किए गए हैं। और साथ ही साथ हम देखेंगे दोस्तों नागरिकता अधिनियम 1955 समय समय पर क्या क्या बदलाव नागरिकता अधिनियम 1955 में हुए हैं, हम यह भी इस वीडियो में देखेंगे। और साथ ही साथ देखते हैं कि जो देशीकरण है वह क्या चीज़ है, और अर्जित भूमि के तहत जो नागरिकता व्यक्ति हासिल करते हैं वह किस तरीके से हासिल की जा सकती है। और अगर किसी व्यक्ति से नागरिकता जो है भारत की वह छीन ली जाती है तब उस व्यक्ति के पास में क्या अधिकार रह सकते हैं, क्या वह व्यक्ति भारत में तब भी निवास कर सकता है, अगर निवास करता है तो तब व्यक्ति के क्या क्या अधिकार उसको मिलते हैं। और हम इसके बाद में देखते हैं कि जो पंजीकरण है, पंजीकरण के तहत व्यक्ति कैसे नागरिकता भारत की हासिल कर सकता है और कितना समय यहाँ पर दिया गया है जिसके तहत व्यक्ति को नागरिकता मिल सके। इस वीडियो में नागरिकता से रिलेटेड सभी क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे, जिससे कि आपको कहीं पर भी आवश्यकता पड़ती है नागरिकता को लेकर, चाहे वह कोई एग्जाम है, तो जिससे कि आप वहां पर सभी क्वेश्चन को क्लियर कर सके। वीडियो के लास्ट तक दोस्तों बने रहिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों अगर हम नागरिकता की बात करें तो किसी भी राष्ट्र, किसी भी राज्य में 3 प्रकार के व्यक्ति निवास करते हैं। पहला पर्सन वह है, अगर कोई व्यक्ति किसी बाहर से, विदेश से घूमने के लिए आया है, कुछ टाइम के लिए किसी देश में आया है तो वह निवास करेगा, वह वहाँ का वह वहाँ की नागरिकता उसके पास नहीं है, वह ओनली निवास कर रहा है कुछ टाइम के लिए, वह किसी पर्पज से वहाँ पर आया हुआ है। अगर हम दूसरी बात करें, जो वे लोग हैं जो वहाँ के नागरिक हैं, यानी कि उनको नागरिकता उस राष्ट्र की हासिल है। कुछ व्यक्ति है जो घूमने के लिए आते हैं, और कुछ व्यक्ति यानी कि ज़्यादातर व्यक्ति होते हैं जो नागरिक होते हैं वहाँ के, जिनको उस देश की नागरिकता हासिल होती है। और दोस्तों अगर हम तीसरे प्रकार के जो व्यक्ति है उनकी बात करें तो यह होता है माइनॉरिटी, यानी कि जहाँ किसी धर्म विशेष की उन व्यक्तियों की संख्या कम होती है वह व्यक्ति माइनॉरिटी में आते हैं। अगर हम अनुच्छेद 5 की बात करें तो उसमें सबसे पहले आता है, अगर जो व्यक्ति है उसका जन्म भारत में हुआ हो तो वह व्यक्ति भारत का नागरिक होगा। और अगर हम सेकंड की बात करें दोस्तों, यानी कि अगर कोई व्यक्ति है उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ है तो वह व्यक्ति भी वहाँ का नागरिक होगा। जैसे कि इसमें सबसे पहले दिया गया कि अगर कोई व्यक्ति है उसका जन्म भारत में हुआ हो, यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि हमारे यहाँ पे क्या कमी थी कि अगर कोई व्यक्ति बाहर से घूमने आया है और कोई भी वहाँ पर आकर के अपने मतलब बच्चे को जन्म देती है तो क्या हो गया कि वो व्यक्ति जो वहाँ पर पैदा हुआ है उसको भारत की नागरिकता मिल जाती थी। ऐसा कुछ प्रावधान हमारे संविधान में किया गया था, बट वह अभी सब कुछ चेंज हो गया है जो कि बहुत ही अच्छा हुआ है। और हम सेकंड की बात कर रहे थे कि कोई भी व्यक्ति है, चाहे वह बाहर का हो सकता है, अगर उसके माता पिता का जन्म है जो भारत में हुआ है तो वह ऑटोमेटिकली वह व्यक्ति भारत का नागरिक होगा, उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। और अगर हम तीसरे की बात करें तो संविधान लागू होने से पहले, यानी कि 1950 से पहले अगर व्यक्ति कोई भारत में रहता था तो वह व्यक्ति भी भारत का नागरिक होगा। तो संविधान में जो ये अनुच्छेद 5 है इसमें क्या दिया गया है कि अगर कोई व्यक्ति है उसका जन्म भारत में हुआ है तो वह व्यक्ति भारत का नागरिक होगा। अगर उस व्यक्ति के माता पिता का जन्म भारत में हुआ है तो वह व्यक्ति फिर भी भारत का नागरिक होगा। अगर कोई व्यक्ति 26 जनवरी 1950 से पहले से ही भारत में निवास करता आ रहा है तो वह व्यक्ति भी भारत का नागरिक होगा। इसके बाद दोस्तों अगर हम अनुच्छेद 6 की बात करें, यानी कि पाकिस्तान से जो भारत आए थे लोग, उनकी नागरिकता की हम बात करें
इसमें दिया गया है कि जो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले से ही 48 से पहले ही पाकिस्तान से कहीं से बाहर से जो भारत में आकर रह रहे थे लोग, तो वे व्यक्ति तो भारत के नागरिक थे ही। और इसके अलावा जो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के बाद भारत में आए हैं, तो उसके लिए एक प्रोसेस होता था जिसको हम परमिट बोलते थे। उस व्यक्ति को वहाँ पर आकर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था, यानी कि परमिट लेना पड़ता था, और आफ्टर 6 मंथ उस व्यक्ति को भारत की नागरिकता दी जाती थी। जैसे कि एक व्यक्ति है, वह 19 जुलाई 1948 से पहले ही भारत में रह रहा है, तो वह व्यक्ति ऑटोमेटिकली भारत का नागरिक होगा। अगर कोई भी व्यक्ति पाकिस्तान गया हुआ है वह व्यक्ति, और 19 जुलाई 1948 के बाद से आकर के भारत में रहता है, तो उस व्यक्ति को सबसे पहले परमिट बनवाना पड़ेगा अपना, और उसके 6 महीने बाद उसको भारत की नागरिकता मिलेगी। यह सब दोस्तों, अगर हम बात करें अनुच्छेद 6 की, तो यह सब था कि जो विभाजन हुआ था हमारे राष्ट्र का, जब पाकिस्तान अलग हुआ था उस टाइम की बात है कि जो व्यक्ति इधर उधर हुए थे, कुछ पाकिस्तान गए थे, कुछ पाकिस्तान से भारत आए थे, उस टाइम का ये प्रोसेस था सेम। जैसे यहाँ पर परमिट हमें बनवाना पड़ता था, जो भी व्यक्ति आता था उसको परमिट बनवाने के लिए, और उसके बाद 6 महीने के बाद उसको नागरिकता मिलती थी। सेम यही प्रोसेस अगर हम बात करें तो वह पाकिस्तान में भी हमें देखने को मिलता था। वैसे दोस्तों, अब अनुच्छेद 6 और 7 का कोई औचित्य, कोई मतलब नहीं रह गया, क्योंकि विभाजन के टाइम इसको बनाया गया था, क्योंकि तभी व्यक्ति इधर उधर हुए थे, उसी टाइम इन अनुच्छेदों का ज़्यादा महत्व रहा था। अगर इसके बाद दोस्तों हम अनुच्छेद 7 की बात करें, जिसमें दिए गए भारत से पाक गए लोगों की नागरिकता, यानी कि जब हमारे देश में विभाजन की यानी कि बंटवारे की बात चलने लगी, तो इन बातों को सुनकर कुछ व्यक्ति बंटवारे से पहले ही भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए थे। किंतु पाकिस्तान जाने के बाद उन व्यक्तियों को ऐसा लगा कि नहीं नहीं, हम तो भारत में ही अच्छे थे, हम यहाँ पे गलत आ गए हैं। तो उन व्यक्ति की इस संस्था ने, यानी कि इस विचार ने व्यक्ति को पाकिस्तान फिर से छोड़ दिया उन्होंने, और पाकिस्तान छोड़कर वो दोबारा से जब भारत में आए, तो उसके लिए उनको एक प्रोसेस से गुजरना पड़ा। यानी कि 1 मार्च 1947 के बाद जो पाक चले गए थे व्यक्ति विभाजन से पहले, और वो फिर दोबारा भारत वापस आए, तो उनको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना पड़ा। और रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने के बाद एक प्रक्रिया के बाद 6 महीने के बाद उन व्यक्ति को पुनः भारत की जो नागरिकता है वह प्रदान की गई। कुछ व्यक्ति थे जो विभाजन से पहले ही उनको लगा कि नहीं नहीं, मुझे पाकिस्तान जाना है, मुझे पाकिस्तान अच्छा लग रहा है। वो व्यक्ति वहाँ से जब तो जल्दबाजी में यहाँ से चले गए, उन्होंने वहाँ जा कर के देखा कि तो पाकिस्तान में तो मतलब हम नहीं टिक पाएंगे, नहीं रह पाएंगे, तो उनको लगा नहीं नहीं, मुझे भारत वापस जाना है। पर जब तक वो भारत वापस आने के लिए यहाँ पर आए, तो उन्हें देखने को मिला कि यहाँ पर सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा, उसके 6 महीने बाद ही आपको भारत की नागरिकता मिलेगी। ऐसा थोड़ा ही ना है कि भारत की नागरिकता को वे व्यक्ति ज़्यादा ही मतलब ईजी ले रहे थे। यानी कि दोस्तों, जो व्यक्ति 1 मार्च 1947 से पहले भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए थे, वह व्यक्ति जब पुनः भारत वापस लौटे, तो उनको एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना पड़ा, उसके बाद उनको 6 महीने के बाद भारत की नागरिकता पुनः मिल पाई। तो दोस्तों, ये था अनुच्छेद 7। अगर हम अनुच्छेद 8 के बारे में बात करें, तो इसमें दिया गया है, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि भारत के बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो बाहर विदेशों में काम कर रहे हैं। कोई नासा में है, कोई इंजीनियर है, कोई किसी मतलब कंपनी में वर्क कर रहा है, कोई बिजनेसमैन है। यानी कि दुनिया में जगह जगह भारत के व्यक्ति रह रहे हैं। तो जो उनकी संतान उत्पन्न होगी, उनके जो बच्चे वहाँ पर होंगे, उन बच्चों को भी भारत की नागरिकता ऑटोमेटिकली मिल जाएगी, क्योंकि वह व्यक्ति भारतीय है, उनके माँ बाप भारतीय है, तो उनके जो बच्चे होंगे वो भी भारतीय होंगे। ये संविधान में बहुत अच्छा किया गया है, क्योंकि जो व्यक्ति भारत से गए हुए हैं और वे व्यक्ति बाहर काम कर रहे हैं, विदेशों में रहते हैं, और उनके बच्चे भी ऑटोमेटिकली भारत की नागरिकता हासिल कर लेंगे, वो व्यक्ति भारत के नागरिक होंगे। तो दोस्तों, ये था अनुच्छेद 8। अगर हम अनुच्छेद 9 की बात करें, तो इसमें सबसे पहले दिया गया है विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त। यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति है वह विदेश की नागरिकता हासिल कर लेता है, तो उसकी जो भारत की नागरिकता थी वह समाप्त हो जाएगी। ऐसा ही सानिया मिर्जा के साथ में भी हुआ है, उसका केस शायद आपने सुना हो। तो दोस्तों, ये था अनुच्छेद 9। अगर कोई व्यक्ति विदेश की नागरिकता हासिल करता है, तो ऑटोमेटिकली ही उसकी जो भारत की नागरिकता थी वह समाप्त, यानी कि हम उसको नागरिकता जो उसकी है वह समाप्त हो जाएगी, वह भारत का नागरिक नहीं रहेगा।
अगर दोस्तों हम अनुच्छेद 10 की बात करें तो अनुच्छेद 10 में वर्णन किया गया है कि कब व्यक्ति की जो नागरिकता है वह छीनी जा सकती है और क्या उसका प्रोसीजर होता है और क्यों छीनी जाती है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति है भारत का और हमारी मतलब लड़ाई चल रही है देश की, भारत की किसी के साथ में लड़ाई चल रही है, चीन या पाकिस्तान या जेड किसी के साथ में भी, और वह व्यक्ति भारत के साथ ना होकर किसी दूसरे जो राष्ट्र है उसको सपोर्ट कर रहा है, या कोई वह कुछ भी हो सकता है, मैच चल रहा है, यानी कि ए टू जेड किसी भी कारण से अगर कोई व्यक्ति भारत को छोड़ करके किसी दूसरे देश के पक्ष में होता है, उसको सपोर्ट करता है, तो वहाँ पर उस व्यक्ति की नागरिकता में छीनने का अधिकार है, क्योंकि वह भारत का जो है सपोर्ट नहीं कर रहा है, भारत को मतलब अपना पक्ष, भारत का पक्ष नहीं ले रहा है, किसी दूसरे देश का पक्ष ले रहा है, उसके बारे में बातें कर रहा है। तो इससे क्या हुआ, हमारे जो देश है उसमें हमारे देश का वह विरोधी होगा, इस वजह से उसकी नागरिकता भारत क्या है छीन सकता है। मैं तो कहता हूँ अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा करता है कि जो दूसरे देश को सपोर्ट करता है या उसकी बात करता है ज़्यादा, तो उस व्यक्ति की भारत से नागरिकता ख़त्म कर देनी चाहिए और बोल देना चाहिए कि आप जाओ और वहीं पर जा कर के निवास करो, वो लोग ही आपको नागरिकता देंगे, आपकी यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों ये अनुच्छेद 10 था जिसमें व्यक्ति की नागरिकता कब छीनी जा सकती है इसका वर्णन किया गया है। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। अनुच्छेद 11 की बात करें अगर दोस्तों हम, अगर देश में कोई भी नागरिकता को लेकर कानून बन रहा है तो उसे क्या है, संसद का जो गृह मंत्रालय है वही नागरिकता का जो कानून है उसको बनाएगा। इस सभी का वर्णन जो है वो अनुच्छेद 11 में दिया गया है। आई होप दोस्तों आपको अनुच्छेद 6 से लेकर अनुच्छेद 11 तक समझ आया होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। दोस्तों अगर हम इसके बाद नागरिकता अधिनियम 1955 की बात करें तो हमारे देश में क्या था कि सबसे पहले देखा था, अगर कोई व्यक्ति बाहर से घूमने के लिए भारत में आया है और वहाँ पर वे अपने बच्चे को जन्म दे देते हैं, तो क्या है कि उस जो बच्चा है उसको भारत की नागरिकता ऑटोमेटिकली मिल जाती थी। लेकिन 1986 में इसमें एक संशोधन हुआ जो कि बहुत अच्छा किया गया कि माता पिता को भारत का निवासी होना जरूरी है, तभी जा करके उस बच्चे को नागरिकता मिल सकती है। लेकिन सबसे अच्छी बात देखने को क्या मिलती है कि जो 2003 में संशोधन किया गया कि जो माता पिता को, पहले तो 1986 में कहा गया था कि माता पिता को भारत का निवासी, माता या पिता को इनमें से किसी एक को भारत का निवासी होना आवश्यक है, लेकिन 2003 में यह कह दिया गया कि उन दोनों को ही भारत का नागरिक होना ज़रूरी है और ये भी वैलिड तौर पर। तो दोस्तों एक सबसे अच्छी बात है ये, क्योंकि कोई भी व्यक्ति घूमने आया और वहाँ पर बच्चे को जन्म दे दिया तो वह लो भाई हो गया भारत का नागरिक, तो ये सब यहाँ पर चलता था। लेकिन 2003 में इसको बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर दिया गया, यानी कि जो जन्म के आधार पर नागरिकता थी वह नागरिकता अधिनियम का जो सबसे पहला पॉइंट था। अगर हम इसके बाद सेकंड पॉइंट की बात करें तो यानी कि वंश के आधार पर, जैसे कि हम हैं और आप लोग हैं, जिससे क्योंकि हमारे पास में हमने तो कभी कोई नागरिकता नहीं ली है भारत की, हमारे जो वंशज है, हमारे दादा पिता ये सभी भारत में ही पैदा हुए, भारत में ही इन्होंने निवास किया, यानी कि एक वंश हमारा चला आ रहा है, जिससे कि हमें जो नागरिकता हमें मिली है भारत की वह वंश के आधार पर मिली है। अगर हम दोस्तों तीसरे पॉइंट की बात करें यानी कि पंजीकरण, अगर कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता लेता है तो उसको सबसे पहले पंजीकरण कराना पड़ेगा, यानी कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा। उसके बाद यह पहले था कि 5 साल, सबसे पहले अगर स्टार्टिंग की बात करें तो वह पहले 6 महीने का टाइम पीरियड था कि किसी व्यक्ति को भारत में 6 महीने रहना आवश्यक है, और इसके बाद यह बढ़ाकर कर दिया गया 5 साल। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें तो अगर कोई व्यक्ति रजिस्ट्रेशन के थ्रू नागरिकता हासिल करता है तो उसको भारत में सबसे पहले 7 साल रहना जरूरी है, उसके बाद ही हम सोचेंगे कि आपको नागरिकता देनी है या नहीं। ये था दोस्तों पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन के थ्रू भारत की नागरिकता को हासिल करना। इसके बाद दोस्तों अगर हम 4 पॉइंट की बात करें यानी कि देशीकरण, जिसको हम नेचुरलाइजेशन भी कहते हैं, यानी कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो भारत में पिछले 7 साल से रह रहा है और उस व्यक्ति को कला विज्ञान या किसी भी हमारी जो 22 भाषा है उनका एक अच्छे से ज्ञान है, उसको वह बोल सकता है, यानी कि अच्छे से उसको ज्ञान है इन चीज़ों का। या कोई व्यक्ति ऐसा है जो कला या विज्ञान के क्षेत्र में या किसी भी यानी कि आर्टिस्ट है कोई बंदा ऐसा, तो उस व्यक्ति को क्या है कि भारत की नागरिकता दी जा सकती है। क्योंकि हम कहते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो टैलेंटेड है और उसको नागरिकता दो, क्योंकि जितने ज़्यादा व्यक्ति हम अपने देश के अंदर टैलेंटेड रखेंगे उससे क्या होगा कि हमारे देश का जो है वह विकास होगा, हमारा देश आगे बढ़ेगा। तो दोस्तों ये था देशीकरण। इसके बाद दोस्तों अगर हम ये जो नागरिकता अधिनियम 1955 है इसके तहत ही अगर हम अर्जित भूमि यानी कि 5th पॉइंट की बात करें यानी कि अर्जित भूमि, जैसे कि आपने देखा है कि जो सिक्किम है वह हमारे देश में शामिल हुआ,
और जो व्यक्ति सिक्किम के निवासी थे वह ऑटोमेटिकली उनको सभी को भारत की नागरिकता प्राप्त हो गई। यह अर्जित भूमि के थ्रू किसी भी मतलब जो अर्जित भूमि जो हमारे देश में शामिल हुई है भूमि, उस पर निवास करने वाली जो जनसंख्या है उनको सभी को भारत की नागरिकता हासिल हो गई। जैसे कि पहले क्या होता था कि जो राजा महाराजा होते थे वह अपने किसी भी मतलब राज्य को जीत लेते थे युद्ध में, मतलब उसको जीत लेने के बाद में जो वहाँ की जनसंख्या होती थी वह उसको अपने में विलय कर लेते थे, वहाँ की नागरिकता यानी कि अपनी अंडर में उनको ले लेते थे, वह वहाँ के नागरिक हो जाते थे उस राज्य के। तो ऐसे ही कुछ अर्जित भूमि के तहत जो सिक्किम है उसमें निवास करने वाले व्यक्तियों का जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है वह अर्जित भूमि का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। यानी कि अगर कोई भी ऐसी जगह है जो भारत में शामिल होती है तो वहाँ के जो नागरिक है उन सभी को की भारत की नागरिकता ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। तो दोस्तों ये था नागरिकता अधिनियम 1955। हमने नागरिकता को अच्छे से समझा। आई होप आपको नागरिकता का जो ये टॉपिक था छोटा सा वह आपको समझ आया होगा। इसके बाद दोस्तों मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया था, अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो नागरिकता है जो उसकी छीन ली गई है नागरिकता, जो कि मैंने अनुच्छेद 10 के तहत हमने इसको डिस्कस किया था, उसमें क्या था कि नागरिकता अगर किसी व्यक्ति से छीन ली जाती है तो ये नहीं है कि उसको हमारे देश में रहने का हक नहीं है। वह व्यक्ति भारत में रह सकता है किंतु उसके जो हक अधिकार थे वह उससे छीन लिए जाएंगे। जैसे कि उसके जो वो किसी भी सरकारी जो मतलब पद है उस पर नियुक्त नहीं हो सकता, चुनाव नहीं लड़ सकता, ना ही उसका कोई मतलब हमारे देश का पहचान पत्र, वोटर ID कार्ड, ऐसी कोई चीज़ जो मतलब कि सरकार प्रोवाइड करती है नागरिकता साबित करने के लिए, वो चीज़ें उसकी नहीं बनेगी। हाँ वह व्यक्ति रह सकता है, जी सकता है कि उसको जीने का अधिकार होगा, वह वहाँ पर रह करके अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। तो दोस्तों ये था नागरिकता। आई होप दोस्तों आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा, और ऐसी और वीडियो देखने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, बिकॉज अगर आप वीडियो को लाइक करते हो हमें मोटिवेशनल मिलेगा। इसी तरह की और भी वीडियो हम आपके लिए लाएंगे, क्योंकि दोस्तों एक वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।